अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि सिस्टमिक सर्जरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको किस तरह पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, दो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास, एक बेली है और एक आपके पास ना डोगर्स होती है। बेली का ये है कि इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। फाइनल ईयर में एक तो आपके पास टाइम कम होता है और आपको प्रिपरेशन जो है वो सही तरह करनी है। बेली बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बुक है और उससे आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, मगर एग्जाम में जो है ना आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आपने पास पेपर करना है और आपने जल्दी जल्दी सारा कुछ कवर करना है। मैंने गलती की थी पढ़ने की, तो आपने नहीं करनी। ठीक है, डोगरा आपके पास सबसे अच्छी है, ये बुक फॉलो करनी है। ठीक है, इसी से ही पेपर आएगा और इसी को ही अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपने पास्ट पेपर्स लाजमी करना है। नो मैटर आपने कितनी दफ़ा भी टेक्स्ट बुक पढ़ी हो, अगर आपने पास्ट पेपर नहीं किए तो आपको आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन कौन से एग्जाम्स में सवाल पूछती है और आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से करना है, जो नहीं आते उनको आप बेशक स्किप कर दो। ठीक है, सर्जरी में आपके पास पैथोलॉजी वगैरह ये चीज़ें कम ही पूछी जाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, ये सारा आपके पास ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो अच्छे से करना है। ये है हमारे पास सिस्टमिक सर्जरी की टेक्स्ट बुक। ठीक है, और यही आपने पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो सेक्शन है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है। ऑर्थोपेडिक्स में से बहुत कम आते हैं सवाल। इसमें से जो करने वाले हैं वो फ्रैक्चर ऑफ द अपर लिम्ब, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, और एंड पे जो डीजनरेटिव डिजीज़ हैं वो वही हैं जो आपने पहले भी की हुई है। ठीक है, उसको एक दफ़ा नज़र मार लेनी है। सिस्टमिक सर्जरी का पोर्शन जो है मेनली जो पेपर होता है वो आपके पास अपर जीआईटी, लोअर जीआईटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूरोलॉजी में से आता है और ब्रेस्ट सर्जरी में से आता है। ये आपके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह से करने हैं। ठीक है, अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में हम जाते हैं। जो नहीं करने वाले चैप्टर्स वो बेशक आप स्किप कर दो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से एक या दो चीज़ है वही पढ़ने वाली है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी, वो आपने कर लेनी है। ठीक है, जो सबसे पहले चैप्टर है उसमें से वल्गस और वेरस का फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या क्या। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर जो है ये आपसे वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं ना। ठीक है, तो ये अर्ली कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, उसमें लोकल और सिस्टमिक क्या है, और जो लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें से लोकल और सिस्टमिक कौन कौन सी है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। उसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा और इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फ्रैक्चर्स ऑफ द अपर लिम्ब में, ठीक है, इसमें आपने प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के फ्रैक्चर, डिस्टल ह्यूमरल के फ्रैक्चर, शाफ्ट के फ्रैक्चर, ये अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ट्रीटमेंट दी हुई है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये जो पेज नंबर 15 पे फ्रैक्चर्स है ना, ये आपको पता होना चाहिए। गिलेजी फ्रैक्चर क्या है, ठीक है, कूलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर जो है इसमें से फ़र्क आ जाता है आपके पास। ठीक है, एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आते हैं, ये फाइनल ईयर में भी आएंगे और ये एफसीपीएस में भी आएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे जो फ्रैक्चर्स हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। स्केफोल्ड फ्रैक्चर जो है ये आपके पास मेन एमसीक्यू आता है कि आपके पास मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर जो बोन है वो कौन सी है, स्केफॉइड है, और जो डिसलोकेटेड मोस्ट कॉमनली है रिस्ट की बोन वो कौन सी है, ल्यूनेट। ये आपको जो मोटी मोटी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रैक्चर्स ऑफ द लोअर लिम्ब में, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब में आपने प्रॉक्सिमल जो फीमर है उसके फ्रैक्चर्स करने हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। जो आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो आप पास पेपर में भी देखोगे, जो पास पेपर में दी हुई हैं वही आपके पास रिपीट होती हैं। ठीक है, तो वही मोटी मोटी जो है वही करनी है। पेल्विस का फ्रैक्चर है उसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। ठीक है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे टाइम पे इसमें से नहीं आता था इतना। ठीक है, आप लोग देख लो, अगर आपके टाइम पे अभी आता है और क्या क्या आता है वो देख लो, वो फिर उस तरह से करना है। ठीक है, मैंने ये चैप्टर स्किप कर दिया था तो मैंने नहीं पढ़ा था। बोन ट्यूमर्स में आपके पास कम आते हैं एमसीक्यूज, जो आते हैं वो मोस्टली जो होती है ट्यूमर की लोकेशन पूछ रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा जो आपके पास शॉर्टकट है याद करने के लिए वो जियोमेड है। ठीक है, जियोमेड में क्या है, जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो आपके पास एपिफाइसिस पे होता है। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो मेटाफाइसिस पे होता है, और जो एविंग सार्कोमा है वो डायफाइसिस पे होता है। ठीक है, ये जियोमेड से आप इस तरह याद कर सकते हो। ठीक है, इनकी भी जो पढ़ोगे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही आपको पता होना चाहिए। सो बबल अपेरेंस किसमें, जॉइंट सेल ट्यूमर में। ठीक है, सन रे किसमें, ऑस्टियोसार्कोमा में। ओनियन पील अपेरेंस किसमें, एविंग सार्कोमा में, और इनकी लोकेशन किधर किधर है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन इसमें से नहीं आता, इसको करने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरीज में से भी कुछ भी नहीं आता, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। उसमें से भी कुछ भी नहीं आता, आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये है कि आपके पास जो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, इनकी डैमेज की वजह से क्या क्या हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनके लिए क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे लॉन्ग थ्रेसिक नर्व है, ये ब्रेस्ट सर्जरी में जो होती है डैमेज हो जाती है, और इसके बाद जो है ना सेरेटस इंटीरियर जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व में आपके पास क्या होता है, विंगिंग ऑफ द स्केपुला, ये इसी तरह डिटो एमसीक्यू आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास है इंट्रोशियाई वगैरह ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ नहीं आता। ठीक है, डीजेनरेटिव बोन डिजीज जो है वो वही ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर से देख लेना, इनके फर्क जो है वो पढ़ लेना आपने। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंड पे क्या आता है, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया और कार्पल टनल सिंड्रोम, इनके जो है आपको पता होना चाहिए फ़र्क और मेन इनकी क्या क्या फीचर्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास सेक्शन आ रहा है ना वो जीआईटी का, अपर एंड लोअर जीआईटी। सबसे पहले जो जीआईटी में, अपर जीआईटी में वो इसोफेगस है आपके पास। इसोफेगस में गर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जीआईटी आपने ए टू जी करना है, ठीक है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सब कुछ अच्छे से करना है। कुछ चीज़ें जो नहीं करने वाली, जो आती नहीं है बिल्कुल, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। गर्ड आपके पास बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बेरेट्स इसोफेगस का पता होना चाहिए। बेरेट्स इसोफेगस से एडिनोकार्सिनोमा होता है, लोअर 1/3 पे होता है। ये सारी जो मेन फीचर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हंडिया आपके पास जो है उसको रीड कर लेना है। हंडिया कौन कौन से टाइप्स हैं वो पता होना चाहिए, उसमें फीचर्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक्लेजिया बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्लेजिया में बर्ड बी की पेरेंट्स होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्नोसिस इसकी क्या होती है, ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारा आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास डिफ्यूज इसोफेगस स्पैज़म है, ये इतना नहीं आता, ठीक है। इसमें जो कॉक्स इसोफेगस है ये आपको बताना चाहिए कि इसका फीचर है, और इसके अलावा इसमें से ऐसा नहीं आता, ठीक है। मेलरी वाइस सिंड्रोम, इससे आगे जो एक और सिंड्रोम है ये वाला, इसमें से जो है ना आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। कार्सिनोमा इसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है उसकी क्या कॉजेज है, और एडिनो कार्सिनोमा जो है उसकी क्या क्या कॉजेज है, मोस्ट कॉमनली ये किधर होते हैं, ठीक है। स्क्वामस सेल जो होता है वो ऊपर होता है, एडिनो कार्सिनोमा जो होता है लोअर 1/3 पे होता है, गर्ड जो होता है वो एडिनो कार्सिनोमा कर बताइए। जो मेन फीचर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती हैं, टीएनएम इसकी स्टेजिंग क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टमक एंड ड्यूडेनम आ जाता है, स्टमक एंड ड्यूडेनम भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। पेप्टिक अल्सर डिजीज है, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ड्यूडेनल अल्सर सबसे कॉमन लोकेशन इसकी कौन सी है, इसमें कौन सी आर्टरी डैमेज होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, ये आपको पता होने चाहिए। ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में बिल्डॉट 1 बिल्डॉट 2 इन दोनों का फर्क आपसे पूछ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। परफोरेशन पेप्टिक अल्सर की उसके फीचर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, ठीक है। एयर अंडर द डायफ्राम, जी किसका फीचर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक कैंसर का आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक कैंसर बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं, क्लिनिकल फीचर्स आपके पास कौन से हैं, इन्वेस्टिगेशंस आपने कौन सी करवानी है, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं ये आपको सारा पता होना चाहिए। टीएनएम स्टेजिंग जो है वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप गैस्ट्रेक्टमी करते हो, गैस्ट्रेक्टमी की आगे से कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिवर वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सेल्युलर कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा फीटोप्रोटीन इसका मार्कर है, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट, ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए A to Z, ठीक है। तो उसके बाद हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा विद लिवर सिरोसिस, विदाउट लिवर सिरोसिस, दोनों में क्या क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। पायोजेनिक लिवर एब्सेस, ये आपको बताना चाहिए। सी, ये जो चीज़ें ब्लैक मार्कर से मैंने अंडरलाइन की हुई हैं या फिर सर्कल की हुई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना है। हाइड्रेटेड डिजीज ऑफ द लिवर, अमीबिक लिवर एब्सेस, ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब लिवर ट्रॉमा जो है इसमें आपको सिर्फ मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस आप फास्ट कैन से करते हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंगल्स मेथड क्या होता है वो लिखा हुआ है आपके पास, वो आपको पता होना चाहिए। पोर्टल हाइपरटेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में आपके पास कौन सी वेन्स होती हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस है और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, इनके जो मार्कर्स हैं ना वो आपके पास एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। आपको मार्कर्स पता होना चाहिए कि दोनों के अलग अलग मार्कर्स हैं और कौन कौन से मार्कर्स हैं वो। एनेटमी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। OPSI लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिनकी स्प्लीनेक्टमी हो जाती है उनको कौन कौन से बैक्टीरिया जो अफेक्ट कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो दिए हुए हैं स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ना एक मेनोमिक था शायद SHIN, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकस और मेनिंजोकोकस, ये आप इस तरह याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास हेपेटोबिलिटी सिस्टम है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिलिटी ट्री कौन कौन सी हैं, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस ऑफ ERCP क्या है, MRCP में और ERCP में फ़र्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोलिडोकस जो सिस्ट है इसका आपको पता होना चाहिए, इसी टाइप्स का पता होना चाहिए। कोलिथियासिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉलस्टोन्स ये आपने अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कोलिसिस्टेक्टमी आपने एक दफ़ा ऊपर से रीड कर लेनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोलिसिस्टेक्टमी कौन कौन सी टाइप है, एक ओपन है, एक आपके पास लेप्रोस्कोपिक है, और दोनों की कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं, दोनों की इंडिकेशंस क्या क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए, सही है। उसके अलावा कोरवॉइसर्स लॉ, ये बहुत दफ़ा ऑस्ट्री में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपने एक दफ़ा कर लेना, ठीक है। कोलेंजाइटिस इसको पढ़ लेना आपने। कोलेंजियो कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, कार्सिनोमा इसकी स्टेजिंग, इसके इन्वेस्टिगेशन, फीचर्स, ये सारी पढ़ने, ठीक है। उसके बाद ये जो एट्रोजेनिक बाइल डक्ट इंजरीज है ये आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। पेंक्रियास में से एक्यूट और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में फ़र्क, इनके क्लिनिकल फीचर्स, कॉजेज, इन्वेस्टिगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, ठीक है। रेंसन्स क्राइटेरिया ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंसन्स क्राइटेरिया अक्सर ऑप्शन में आपसे ना इसमें से एक सवाल आ जाता है, तो ये अच्छे से करना है। सीडो पेंक्रियाटिक सिस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक दफ़ा रीड मार लेनी है, ठीक है। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस वही है, आपको बताया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अपर GIT पूरा ही इंपॉर्टेंट है वैसे। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्यूट एब्डोमेन में ऐसा कोई चीज़ नहीं करने वाली, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है लोअर GIT, ठीक है। लोअर GIT भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है अल्सरेटिव एंड क्रोन्स, इन दोनों का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, ये सारा कुछ A to Z, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये सब कुछ आपको जो है ना इन दोनों डिजीज़ का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा
बहुत डिटेल में करना है। मैकल्स डायवर्टिकुलम में से एक MCQ आ जाता है, ठीक है, या फिर नहीं आता, ठीक है। इसका जो रूल ऑफ 2 है वो आपको पता होना चाहिए। रेक्टल प्रोलैप्स जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इसको अच्छे से कर लेना है। क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इसमें से भी जो है ना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पास्ट पेपर्स में से देख लेना, इसमें से कौन से जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से जो है ना वो कर लेना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, इतनी ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पूरे का पूरा चैप्टर A to Z इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मैकेनिकल, फंक्शनल, उसकी कॉजेस, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसकी ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं, ये सारा आपके पास रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग सब कुछ पता होना चाहिए। ऑस्पी में आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसका आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पूरा का पूरा, आपके पास एयर फ्लूइड लेवल्स ही होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लेते हैं कि ये है क्या, उसके क्लिनिकल फीचर्स बताओ, उसकी इन्वेस्टिगेशंस बताओ, इसकी ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है। वो सारी आपको पता होना चाहिए। सिग्मोइड वॉल्वुलस, इसमें से कौन सा कॉफी बीन साइन होता है, ओमेगा साइन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, आगे से इंटरसेप्शन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपेंडिक्स पूरे का पूरा जो है चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, सही है, अच्छे से करना है। इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या क्या होती हैं, साइंस ऑन एग्जामिनेशन क्या है, उन साइंस को कैसे एलिसिट करना है, ठीक है। लोकेशन अपेंडिक्स की कौन कौन सी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर लेना है अच्छे से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो चिल्ड्रन के अलग हैं, एडल्ट्स के अलग हैं, फीमेल्स में अलग हैं, वो सारे आपने 2 या 3 जो है ना वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। आपके पास वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस एग्जाम में ऐसे नहीं आते, आपके पास आते हैं ऑस्पी में, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है, तो वो आपने उस लिहाज से अच्छे से करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मेंटल्स हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ये आपसे ऑस्पी में लिखने के लिए भी आ सकता है, आपसे ऑस्पी में जो है वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनल कैनाल है। एनल कैनाल में जो मेन चीज़ें वही करनी है, ठीक है। पायलोनाइडल साइनस का एक MCQ आ सकता है, वो आपने देखना है, ठीक है। एनल फिशर जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। हेमोरॉइड्स बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनल हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, उसके बाद उनकी जो डिग्रीज हैं, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी ट्रीटमेंट, प्रोक्टोस्कोपी कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेमोरॉइडेक्टमी, ओपन हेमोरॉइडेक्टमी, क्लोज्ड, ये सारी आपको पता होना चाहिए। एनोरेक्टल एब्सेस आपने पढ़ लेना है, ठीक है। गुडसाज रूल, इसको इस बुक में से शायद ना समझ आए, आप बेशक यूट्यूब पे वीडियो देख लो, मगर आप समझ लो कि गुडसाज रूल है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपके पास हर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर्नियास, ठीक है। रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल, ऑब्स्ट्रक्टिव, स्ट्रैंगुलेटेड, ये सारे आपको A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, इंग्वाइनल के आगे से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो डिफरेंस है वो उनका पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस आपके पास जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है ना ये हर्नियोग्राफी, इसमें जो आपके पास मेथड्स दिए हुए हैं ना, इन मेथड्स को एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ऑस्पी में आपसे इनके नाम पूछ सकते हैं, बाकी आपके पास आगे से ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो मेन आगे है ना पैराम्बिलिकल हर्निया, आपको पता होना चाहिए है क्या, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में आपने करना क्या है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये इस तरह देख लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में अब ये हर्निया करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू में आपके पास टॉपिक थे ना इस चैप्टर के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।